बनारस की तंग गलियों के बीच एक गली सफ़ेद रोशनी से नहाई हुई थी। एक पुराना कोठीनुमा मकान दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर कोई अपने मन में मस्त था। पंडित जी पूजा की तैयारी में मग्न थे, बच्चे खेल रहे थे, सजी धजी महिलाएं आपस में एक दूसरे से अपने गहने और साड़ी दिखाने में मशगूल थीं। तभी एक सुंदर सी रौबदार महिला वहां पहुंची और चिंता जताते हुए बच्चों से बोली, अरे तुम लोगों ने शेखर को बुलाया कि नहीं? भाग कर जाओ और जल्दी से शेखर को बुलाकर लाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। तभी एक सुंदर युवक पीला कुर्ता सफेद पैजामा पहने हुए आंगन में पहुंचा। माँ, आपका शेखर हाजिर है, कहते हुए उसने माँ के गले में बाहें डाल दी। माँ ने बड़े प्यार से शेखर को देखा और बोली, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा, इसे काला टीका लगा दो, नहीं तो किसी की बुरी नजर लग जाएगी। आज शेखर की शिखा के साथ शादी है। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। शिखा की सास तो शिखा जैसी सुंदर और सुशील बहू पाकर धन्य हो गई और शेखर का हाल तो ऐसा था कि उसे शिखा को प्यार करने के लिए 24 घंटे कम पड़ रहे थे। उसे लगता कि शिखा बस सारा टाइम उसके पास बैठी रहे। शिखा को ये सब देखकर लगता जैसे सारा जहां उसके आंचल में सिमट आया है। शिखा और शेखर के दिन रात प्यार की सरगोशियों में गुजरने लगे। एक हफ्ता कैसे बीता पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद शिखा के भाई और पिताजी शिखा को लेने आए तो शेखर का मन शिखा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। शेखर बेचैन होकर शिखा से बोला, यार मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि हम एक साथ तुम्हारे मायके जाएं और तुम मेरे साथ ही लौट आओ। शिखा का हाल भी शेखर जैसा ही था। वो भी शेखर से दूर नहीं हो रहना चाहती थी। अगले दिन शिखा ने हिचकिचाते हुए माँ से कहा, माँ, वो दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं शेखर के साथ मायके जाऊं और 2-3 दिन वहां रहकर उनके साथ ही वापस आ जाऊं। माँ बहू के मन की बात समझ रही थी, इसलिए मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर लेती हूँ। फिर माँ ने शिखा के पिताजी से कहा, दरअसल कल हमारे यहाँ पूजा है, इसलिए पूजा के बाद शिखा को लेकर शेखर इलाहाबाद पहुंच जाएगा। उधर 2-3 दिन रहकर संगम स्नान भी कर लेंगे और वहां से साथ वापस भी आ जाएंगे। शिखा के पिताजी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, शेखर भी आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। पिताजी शिखा के पिताजी उसी दिन शाम की गाड़ी से वापस चले गए। दूसरे दिन शिखा और शेखर को निकलना था। शेखर अपनी नई कार से ससुराल जाना चाहता था, पर माँ का मन नहीं था। फिर भी बेटे की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। शादी के बाद दोनों पहली बार इस तरह जा रहे थे। लाल रंग की साड़ी और ढेर सारे गहनों से सजी शिखा बहुत प्यारी लग रही थी। रास्ते में शेखर उसे बार बार देख रहा था। दोनों अपनी मस्ती में दुनिया से बेखबर चले जा रहे थे। तभी सामने से एक अनियंत्रित ट्रक तेजी से आया। जब तक वो दोनों कुछ समझ पाते, एक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। आँख खुली तो दोनों ने खुद को हॉस्पिटल में पाया। शिखा पट्टियों से बंधी लेटी हुई थी। पास में परिवार के सभी लोग थे। माँ बोली, ईश्वर की कृपा है कि इतने भयानक हादसे के बाद तुम दोनों बच गए। शिखा के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन 3 महीने वो बिस्तर पर रही। इस दौरान शेखर और माँ ने उसकी बहुत सेवा की। उसके बाद सब सामान्य हो गया। शादी के 3 साल बाद भी जब शिखा की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिली तो माँ कुछ अधीर सी होने लगी। माँ के कहने पर दोनों डॉक्टर से मिले और उन्हें बहुत कुछ
सारे मेडिकल टेस्ट करवाने पड़े। सारी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, लगता है शिखा को कभी गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो अब मां नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात सुनते ही दोनों जैसे जड़ हो गए। डॉक्टर ने दोनों की मनस्थिति को समझते हुए कहा, परेशान क्यों होते हो? आज मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि कोई भी स्त्री मां बनने का सुख ले सकती है। आपको ऐसी कई सरोगेट मदद मिल जाएगी जो आपके बच्चे के लिए अपनी कोख किराए पर दे देगी। डॉक्टर की बात सुनकर उम्मीद लिए शेखर घर वापस आए और सबसे इस बारे में बात की। बाकी लोग तो राजी थे, लेकिन मां को इस बात से सख्त ऐतराज था। मां ने गुस्से से कहा, साइंस ने जो आज मां और ममता दोनों को बेच दिया है, अरे वह हमारे वंश का थोड़े ही कहलाएगा। उसमें किसका खून होगा, किसके संस्कार आएंगे? मां ने एक सांस में कई प्रश्न पूछ डाले, साथ ही ऐलान कर दिया कि हमारे घर में यह सब गलत काम नहीं होगा। मां के फैसले ने उन दोनों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। दोनों अब बहुत उदास रहने लगे थे। शेखर अब शराब पीने लगा था, ऑफिस से घर देर से आने लगा था। शिखा से शेखर की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने बताया कि वो एक जरूरतमंद औरत को जानते हैं जो उन्हें अपनी कोख किराए पर दे सकती है। डॉक्टर के फोन से मानो दोनों को नई जिंदगी मिल गई। शेखर थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन शिखा ने फैसला कर लिया था कि वो मातृत्व के इस सुख को हासिल करके रहेगी। काफी विचार विमर्श के बाद दोनों ने ये तय कर लिया कि वे अगले दिन सुबह डॉक्टर के क्लिनिक जाएंगे और उस औरत से मिलेंगे। दूसरे दिन जब दोनों क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने उनका परिचय सीमा से कराया। 29-30 साल की युवती, भले घर की लग रही थी। शिखा ये है सीमा जो आपके बच्चे के लिए सरोगेट मदर बनने को तैयार है। और डॉक्टर की बात बीच में ही काटते हुए शिखा बोली, डॉक्टर, मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जरूर जरूर, आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं शेखर से भी बात कर लेती हूँ। सीमा के पास बैठते ही शिखा ने उससे एक साथ कई सवाल पूछ डाले। सीमा, आपके घर में कौन कौन लोग हैं? आपके बच्चे कितने हैं? आपको क्या आवश्यकता पड़ी जो आपने यह फैसला किया? सिर झुकाए बैठी सीमा ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरे घर में पति और एक 10 वर्ष का प्यारा सा बेटा है। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, मगर कंपनी घाटे में जाने के कारण कर्मचारियों की छटनी कर दी गई, जिसमें उनका भी नाम आ गया। छोटी सी नौकरी और जिम्मेदारी ज़्यादा होने के कारण हमारे पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं है। नया कारोबार था, नया जीवन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही। बेटे की पढ़ाई मुश्किल में आ गई है। मैं डॉक्टर साहब के घर के पास ही रहती हूँ। इनसे हमारे दुख छिपे नहीं हैं। इन्होंने ही आपके बारे में बताया और मुझे व मेरे पति को बहुत समझाया। शुरू में तो वे इसके खिलाफ थे, पर डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपना बच्चा पैदा करना और सरोगेसी से पैदा करने में बहुत फर्क है। मुझे लैब में तैयार भ्रूण को अपने गर्भ में डालना होगा और उसे पालना होगा। इस
दौरान कोई गैर मर्द मुझे छुएगा भी नहीं। इसमें केवल मुझे शारीरिक तकलीफ होगी और बदले में 2 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे हम नया काम शुरू कर सकेंगे। सिर्फ 9-10 महीने में हमारा जीवन दोबारा पटरी पर आ जाएगा। शिखा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। लाचार दोनों ही थे, एक गरीबी के कारण और दूसरी मां ना बन पाने के कारण। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन सकती थी। शिखा को सीमा पसंद आ गई। उसके बाद पेपर वर्क की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। शिखा बहुत खुश थी। रात में काफी देर तक शिखा और शेखर बातें करते रहे, लेकिन माँ बहुत नाराज थी। आज तो उन्होंने खाना तक नहीं खाया था। उधर सीमा भी अपने बेटे को नाना नानी के पास छोड़कर आई। साथ ही उसने बेटे को कई हिदायतें भी दे डाली कि यहाँ रहकर किसी को परेशान मत करना, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। बेटे को तो समझा दिया, मगर खुद पनीली आंखें लेकर बाहर आ गई। तय समय पर जब हॉस्पिटल पहुंच गए, वहां पर सीमा की पूरी जांच हुई। उसके बाद शिखा शेखर के भ्रूण को सीमा के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया गया। इसके बाद सब शहर छोड़कर हिल स्टेशन चले गए। इस दौरान शिखा इसी कोशिश में रहती कि सीमा खुश और उनके परिवेश में रहे। शिखा ने उसके कमरे में शेखर के बीच बचपन की खूब सारी फोटो टांग दी, लेकिन जब भी सीमा के पास उसके बेटे और पति का फोन आता तो वो उदास हो गई। सच ही तो कहा कि उसके पति ने, ये उसका नहीं शिखा का बच्चा है। इसी तरह 8 महीने पूरे हुए और 9वां महीना लगते ही डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। सीमा ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसे गोद में लेकर शिखा बोली, शेखर, ये रही हमारी अपनी बेटी, बिल्कुल तुम पर गई है। इन 9 महीनों में सीमा भूल गई थी कि ये उसका बच्चा नहीं है। उन दोनों को ऐसी बातें करते हुए देख सीमा को कतई अच्छा नहीं लग रहा था। तभी डॉक्टर आकर बोले, चलिए इन्हें आराम करने दीजिए। शिखा और शेखर बच्ची को लेकर बाहर चले गए। उन्हें जाते देख सीमा बोली, मुझे दूध तो पिला लेने दो। सीमा को अधीर होते देख डॉक्टर बोले, सीमा, अब उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। सीमा के दुख को उसके सिवाय और कोई नहीं समझ पा रहा था। हार कर उसने अपने मन को समझाया कि जो बच्चा उसका था ही नहीं, उसके लिए उदास होकर क्या होगा। फिर भी आंसुओं की धार आंखों से बहती रही। दूसरे दिन शेखर आया और जो रकम पहले से तय थी उससे ज्यादा रकम देते हुए बोला, सीमा, जो खुशी तुमने दी है उसकी तुलना इन पैसों से नहीं की जा सकती, पर तुम्हारा परिवार इन पैसों से दोबारा नई जिंदगी शुरू कर सकेगा। तुम्हारे इस फैसले ने 2 परिवारों को खुशी दी है, या कहूँ पूर्णता दी है। मैं और शिखा मरते दम तक तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे, पर एक विनती है कि अब तुम कभी हमारे परिवार के सामने मत आना आज से।
हमारे रास्ते अलग अलग हैं। आज हम बच्ची को लेकर वापस जा रहे हैं। तुम जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाओ तब तक यहीं रहना। मैंने डॉक्टर का सारा खर्च दे दिया है। सीमा से विदा लेकर दोनों अपने शहर बनारस पहुंच गए। बेटी को लेकर जैसे ही दोनों घर पहुंचे, माँ का पारा 7वें आसमान पर था। शेखर ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। माँ अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी। एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा। बेटी वो भी किराए की। बेटा होता तो एक बार मैं दिल पर पत्थर रखकर बच्चे को अपना भी लेती, मगर ये तो लड़की है। शिखा जो खामोशी से यह सब सुन रही थी, एकदम बरस पड़ी। माँ, इसे आप अपनी पोती माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरी और शेखर की जिंदगी है। माँ ने गुस्से से शिखा को घूरा और वहां से चली गई। घर के सभी सदस्यों ने बच्ची को पूरे मन से अपना लिया, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। शिखा और शेखर ने माँ को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। गोद में उठाना, पुचकारना तो दूर, बच्ची के रोने पर भी वो कभी उसके पास तक नहीं भटकती थी। घर का ऐसा माहौल देखकर थक हार कर उन दोनों ने घर से दूर रहने का फैसला कर लिया। शेखर ने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करा लिया और बच्ची को साथ लेकर वे घर से चले गए। समय बीतता गया और देखते ही देखते उनकी बेटी शिवानी 7 वर्ष की हो गई, मगर इन 7 वर्षों में वो कभी बनारस नहीं गई। शेखर 1-2 बार बनारस गया, पर माँ की बेरुखी देखकर उल्टे पांव लौट आया। इतनी दूरियों के बाद भी माँ का दिल नहीं पसीजा। ना माँ ने कभी शिवानी का हाल पूछा और ना ही शिखा का। पर वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक पता चला कि माँ को कैंसर है। बनारस में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इसलिए जिद करके शेखर माँ को अपने पास ले आया। बीमारी ने माँ को काफी बदल दिया था। अब उनमें पहले जैसा रौब और गुस्सा नहीं था। माँ को लेकर शेखर जैसे ही घर पहुंचा तो शिखा उनसे लिपट कर रोने लगी। शिखा को रोते देखकर शिखा को रोते देख माँ की भी आंखें भर गई आंसुओं से। जो पुराना विष दोनों के अंदर था वह बह गया और एक बार फिर उनका पुराना रिश्ता जीवंत हो उठा। शेखर ने माहौल को हल्का बनाने के लिए हंसते हुए कहा, आप लोगों का राम भरत मिलान खत्म हुआ हो तो मुझ गरीब को एक कप चाय मिलेगी, अभी लाती हूँ, कहकर शिखा चाय बनाने चली गई। तभी पापा पापा करती शिवानी कमरे में पहुंची। उसे देखकर सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। शिवानी के पूरे चेहरे पर
पेंट लगा हुआ था। वो दांतों से ब्रश को पकड़े हुए थी और उसके दोनों हाथ भी रंग से सराबोर थे। शिवानी को देखकर आज माँ को गुस्सा नहीं बल्कि प्यार आ रहा था। माँ को शिवानी में शेखर का बचपन दिखाई दे रहा था। शिवानी को गोद में उठाते हुए माँ बोली, ये तो बिल्कुल शेखर जैसी है। शेखर को भी पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो भी बचपन में ऐसे ही पेंट से रंगा होता था। शिवानी को भी दादी का साथ बहुत भाता। वो हर पल दादी दादी करती, उनके आगे पीछे दौड़ती रहती। इस दौरान अच्छे अस्पताल में माँ का इलाज होता रहा और धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी। दवा का असर और शिवानी का प्यार माँ को जल्दी ठीक करने लगे थे। माँ और शिवानी को एक साथ देखकर दोनों बहुत खुश होते। फिर वो दिन भी आ गया जब माँ को वापस बनारस जाना था। वहाँ उनके बिना सब अस्त व्यस्त हो गया था। माँ को जहाँ एक तरफ वापस जाने की खुशी थी, वहीं शिवानी से बिछड़ने का दुख भी था। लौटते समय माँ ने उन दोनों को बुलाकर कहा, बेटा, मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और उस औरत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने हमारी शिवानी को जन्म दिया। मैं गलत थी, ना तो किराए की कोख होती है और ना ही किराए की बेटी। बेटी हो या बेटा, वो बस अपने माता पिता की संतान होती है। जन्म लेने की प्रक्रिया चाहे कुछ भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम दोनों को संतान का सुख मिला। फिर हमारे ग्रंथों में भी तो अन्य साधनों से संतान सुख प्राप्त करने का वर्णन है। फिर आज के समय में सरोगेट से संतान पाना कैसे गलत हो सकता है? इससे दो परिवारों को खुशी मिलती है। एक किराए की बेटी कैसे हो सकती है? यह तो शिवानी है, शेखर की बेटी, अपने शेखर की बेटी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।